जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 30 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिनेश के पटनायक किस देश में भारत के हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त बने हैं? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है। हाई कमिश्नर उसी प्रकार का पद होता है जिस प्रकार का पद राजदूत का होता है या एम्बेसडर का होता है। तो दिनेश के पटनायक को भारत सरकार के द्वारा कनाडा में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो कनाडा में हाई कमिश्नर बनाए गए हैं। वह 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को नई दिल्ली में अपना नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के कनाडा में हाई कमिश्नर कौन बने हैं? दिनेश के पटनायक। और कनाडा के भारत में हाई कमिश्नर कौन बने हैं? क्रिस्टोफर कूटर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा की जो राजधानी है ये ओटावा है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके पश्चिमी हिस्से में रॉकी पर्वत है। दोस्तों, कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसकी सीमा यूनाइटेड स्टेट्स से लगती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके उत्तरी हिस्से में ग्रीनलैंड भी है और ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत डिस्कस करते हैं। तो एलियाबती लोंगकुमर उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत बने हैं। अनुराग भूषण स्वीडन में भारत के राजदूत। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में। दिनेश भाटिया ब्राज़ील में। अजित विनायक गुप्ते इजिप्ट में। अरुण गोयल क्रोएशिया में। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में। विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत हैं और संतोष झा श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा जापान। तो पीएम मोदी जी 2 दिन की जापान यात्रा पर गए हैं और यह उनकी 8वीं जापान यात्रा है, यानी कि वो 8वीं बार जापान गए हुए हैं। दोस्तों, 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने ये जापान की यात्रा की है और जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, उनके निमंत्रण पर वो जापान गए हुए हैं। उन्होंने उनको निमंत्रण दिया था, बुलाया था अपने देश। इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाना, यानी दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए ये यात्रा की गई है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान 100 से ज़्यादा समझौते होने वाले हैं, उन पर साइन होने वाले हैं। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर भी एक नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। टोक्यो इसकी राजधानी है। शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा है जापानी। जापानी एन यहाँ की करेंसी है और जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं जिसमें होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशू, ये इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो दोस्तों, अभी डायमंड लीग का आयोजन किया गया है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, जिसमें भारत के जो जैवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो उन्होंने 85.01 मीटर का थ्रो फेंक करके ये सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से डायमंड लीग में यह उनका लगातार तीसरा सिल्वर मेडल है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। जर्मनी के जो जूलियन बेवर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और त्रिनिदाद और टोबैगो के सॉर्न वालकाट हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा के बारे में अगर हम बात करें, डायमंड लीग का उनका प्रदर्शन देख लेते हैं। तो 2022 के डायमंड लीग जो कि ज्यूरिख में आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। 2023 यूजीन में उन्होंने सिल्वर, 2024 ब्रसेल्स में उन्होंने सिल्वर
और अब ज्यूरिख में जाकर के उन्होंने फिर से सिल्वर जीता है। नीरज चोपड़ा के टॉप 5 थ्रो की बात करें तो उनका इसी साल बेस्ट थ्रो रहा है 90.23 मीटर का, तो उन्होंने डायमंड लीग के दौरान ये थ्रो फेंका था। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट डिस्कस करते हैं तो ओलंपिक गेम्स में उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो 2020 में गोल्ड, 2022 में सिल्वर और डायमंड लीग में गोल्ड जीत चुके हैं 2022 में, और सिल्वर अभी हमने बताया है कि 23, 24 और 25 में जीता है। एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड, 2018 में गोल्ड, कॉमनवेल्थ 2018 के अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राजीव शुक्ला। ठीक है, तो राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष थे रोजर बिन्नी, उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई है। इसके कारण उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है, क्योंकि बीसीसीआई में ये नियम है कि किसी भी पदाधिकारी की अगर उम्र 70 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो रोजर बिन्नी 70 साल के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। अब ये पद खाली हो गया है, तो अब उनके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला काम करेंगे। दोस्तों, शुक्ला 2020 में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए थे और अब वो कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। बिन्नी की अगर हम बात करें, यानी रोजर बिन्नी की बात करें, तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हैं और 2022 में जब सौरव गांगुली मतलब बीसीसीआई के पद से हटे थे, उनके बाद ये अध्यक्ष बनाए गए थे। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके सीईओ हैं हेमांग अमीन, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं देवजीत सैकिया, कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज भाटिया, मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल, पुरुषों के कोच हैं गौतम गंभीर और महिला कोच हैं अमोल मजूमदार। यानी महिला जो क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है? अमोल मजूमदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्जित पटेल को किस संस्था में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो उर्जित पटेल हैं, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, तो उन्हें कार्यकारी निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया हुआ है और इन्हीं के समय नोटबंदी भी हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। वह भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। उन्होंने के.वी. सुब्रमण्यम का स्थान लिया है कार्यकारी निदेशक के रूप में। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, और मेंबर कितने हैं? 191, 90 संयुक्त राष्ट्र देश हैं और कोसोवो इसका मेंबर है। प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं गीता गोपीनाथ और मुख्य अर्थशास्त्री हैं पेरे ओलिवियर गोरेनचास। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की बात करें तो उन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया है। 2025 का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसकी थीम क्या है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना। बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद जी की, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में प्रयागराज बोला जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में और ये भारत की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे 1926 से 1949 तक। ठीक है, 85 मैचों में इन्होंने 570 गोल किए हैं।
इन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में। और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब कब दिलाया है? 1928 में, 1932 में और 1936 में। अगस्त माह के प्रमुख दिवस भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी ओडिशा राज्य में नुआखाई पर्व मनाया गया है। दोस्तों, नुआखाई का अर्थ क्या होता है? नया खाना। और यह गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन किसान नई फसल के अनाज को देवता को समर्पित करके प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यानी कि नई फसल जो होती है उसका अनाज जो है देवता को अर्पित किया जाता है और उनका धन्यवाद किया जाता है। यह पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों में मनाया जाता है और यह पश्चिमी ओडिशा के अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मनाया जाता है। यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ये नुआखाई पर्व मनाया जाता है। 2025 के प्रमुख उत्सव भी डिस्कस करते हैं, जैसे वेहे दैन खलम उत्सव 2025 मेघालय राज्य में, मेमोंग महोत्सव मेघालय में, हरेला उत्सव और पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में मनाया गया है। इसके अलावा रममान उत्सव भी उत्तराखंड में मनाया गया है। खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में, अम्बुबाची मेला असम में, वोनालू उत्सव तेलंगाना में और सिरुई लिली उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। इसके अलावा चेईरा ओवा उत्सव मणिपुर में, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में, अट्टुकल पोंगल केरल में, सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में मनाया गया है। न्यू कॉम ईलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में और खुबानी उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला पहला सरकारी संस्थान कौन बना है? आंसर हो जाएगा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। तो यहाँ पर अभी रोबोटिक कस्टम लेज़र मोतियाबिंद सर्जरी की गई है और ऐसा पहला सरकारी संस्थान बना है आर्मी हॉस्पिटल जिसने इस प्रकार की सर्जरी की है। मोतियाबिंद की बात करें तो दोस्तों यह आँखों से संबंधित एक बीमारी होती है। तो आँख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। मोतियाबिंद की स्थिति में क्या होता है कि यह लेंस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और जैसे जैसे यह धुंधलापन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी दृष्टि भी कम हो जाती है। तो इसी स्थिति को कहा जाता है मोतियाबिंद। इसी का अभी हाल ही में रोबोटिक लेज़र सर्जरी की गई है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। 2025 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पर बनाया गया है? असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजय बाबू बल्लूरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। तो अजय बाबू बल्लूरी और वेदव्रत भराली ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है,
तो अजय बाबू बल्लूरी की बात करें तो उन्होंने 79 किलोग्राम भार में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है और इन्होंने 335 किलोग्राम कुल भार उठाया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू डाइस प्लस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में शिक्षकों की कुल संख्या ने पहली बार किस आंकड़े को पार किया है? तो 1 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। तो अभी हाल ही में यू डाइस प्लस रिपोर्ट 2024-25 को जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें यह कहा गया है कि 2024-25 में पहली बार शिक्षकों की जो कुल संख्या है वो 1 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी कि 1:30, यानी 30 छात्रों पर 1 छात्र होना चाहिए। तो इसमें भी बेहतर प्रदर्शन हुआ है। तो ये यू डाइस प्लस रिपोर्ट में बातें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लें। ऐप पर राजा गुप्ता सर का कोर्स भी मिल जाएगा, कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है गणेश 500। ठीक है, तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो आप इसमें छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी है? 2030। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 12,328 करोड़। पीएम स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2030 तक के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? आलोक आराधे और विपुल मनुभाई पंचोली को। और किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है? अर्जेंटीना। हर साल आयुर्वेद दिवस अब कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। एस कृष्णन को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? जम्मू कश्मीर बैंक। ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इजिप्ट। संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया है? 27 अगस्त। SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में माप की विभिन्न मूल इकाइयां डिस्कस करेंगे। जैसे द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम और ताप का SI मात्रक है केल्विन, समय का SI मात्रक है सेकेंड, आयतन का SI मात्रक है लीटर, विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है कैंडेला और घनत्व का SI मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इनको आप ज़रूर नोट करें, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो वहाँ पर दोस्तों आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। तो ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है इसका पैकेज मिलेगा आपको 199 रुपये में। तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी देना चाहते हैं तो ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर यानी टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे।